Hey guys, welcome back to Devradi Pathshala. So today topic of discussion is cell cycle and cell division M phase सेंट्रोसोम डुप्लीकेशन। ठीक है, तो आज हम सेल साइकिल और सेल डिवीज़न में एम फेज पढ़ेंगे जिसमें हम सेंट्रोसोम्स का डुप्लीकेशन पढ़ेंगे। ठीक है, और ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट होगा जो स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं CSIR नेट गेट ICMR DBT JRF के लिए, साथ ही साथ MSc एंड BSc स्टूडेंट्स के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट होगा। सो लेट्स प्रोसीड। वैसे तो सेंट्रोसोम्स का डुप्लीकेशन हमारा जब DNA का रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है उसी टाइम शुरू हो जाता है, और लेकिन मैं आपको ये किस फेज़ में पढ़ा रही हूँ, एम फेज़ में पढ़ा रही हूँ। ठीक है, आपको मैंने ये एस फेज़ में नहीं पढ़ाया है। ठीक है, सो सेंट्रोसोम डुप्लीकेशन टू हैव द टू पोल्स ऑफ द माइटोटिक स्पिंडल्स। ठीक है, ये तो मैं आपको अभी फर्दर बताऊंगी, पहले बताऊंगी कि सेंट्रोसोम्स हैं क्या। ठीक है, सेंट्रोसोम्स इज द प्रिंसिपल माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑर्गेनाइजिंग सेंटर्स इन एनिमल सेल। ठीक है, सो हमारा जो सेंट्रोसोम्स क्या है, ये ऑर्गेनाइजिंग सेंटर है किसका, माइक्रोट्यूब्यूल्स का ऑर्गेनाइजिंग सेंटर है इन एनिमल सेल्स। ठीक है, ये सिर्फ किस में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, प्लांट सेल्स में हमारा सेंट्रोसोम्स एब्सेंट होता है। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स हमारे प्लांट सेल्स में नहीं प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सो ये क्या करता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स का ऑर्गेनाइजिंग सेंटर को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोसोम्स बोलते हैं। ठीक है, इट डुप्लीकेट्स सो दैट इट कैन हेल्प to form two poles of the mitotic spindle so that each daughter cell receive its own centrosome। ठीक है, ये डुप्लीकेट क्यों होता है, ताकि बाद में जाके जब सेल डिवाइड होगा तो हर एक सेल के पास क्या होना चाहिए, एक सेंट्रोसोम्स होना चाहिए। ठीक है, सो इसीलिए ये डिवाइड करता है ताकि बराबर जो है जब सेल डिवाइड करे तो दोनों में बराबर सेंट्रोसोम्स जाए। ठीक है, और सेंट्रोसोम्स कैसे दिखते हैं, देखो ये तो आपका एनाफेज का स्ट्रक्चर हो गया। एनाफेज में कुछ इस तरीके से निकलते हैं, मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि कैसे ये क्रोमोसोम पे अटैच होते हैं। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं हमारे। ठीक है, यहाँ पर जो ये दिखाई दे रहे हैं ये सेंट्रोसोम्स है। ठीक है, ये डिवाइड हो रखे हैं। ये अगर हम इसे और पास से देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखेंगे, ये बीच में सेंट्रोसोम्स है और ये इनके चारों तरफ से क्या निकल रहे हैं, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स, इनको क्या बोलेंगे हम, माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, और ये क्या है, हमारा सेंट्रोसोम्स का स्ट्रक्चर। ठीक है, हमारा सेंट्रोसोम कुछ इस तरीके से दिखता है, जब हम इसे और जूम आउट करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, इनको हम सेंट्रियोल्स बोलते हैं। ठीक है, सेंट्रियोल्स भी बोलते हैं। ठीक है, सिंगल को हम सेंट्रियोल्स बोलेंगे और पूरे सिस्टम को हम सेंट्रोसोम बोलेंगे। ठीक है, सेंट्रोसोम डुप्लीकेशन बिगिंस एट द सेम एज द DNA रेप्लिकेशन। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जब हमारा DNA का रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है यानी एस फेज़ में, उसी टाइम हमारा क्या होता है, सेंट्रोसोम का भी डुप्लीकेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, द प्रोसेस इज ट्रिगर्ड बाय द सेम CDK। जो CDK मैंने आपको रेप्लिकेशन के टाइम पे बताए थे कि साइक्लिन CDK DNA का रेप्लिकेशन स्टार्ट करा रहे हैं, वही जो है CDK क्या कराएंगे, हमारे सेंट्रोसोम का भी डुप्लीकेशन स्टार्ट कराएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, इनिशियली व्हेन द सेंट्रोसोम्स डुप्लीकेट्स बोथ द कॉपी रिमेन टुगेदर इन अ सिंगल कॉम्प्लेक्स ऑन अ साइड ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, एज माइटोसिस बिगन हाउएवर द सेंट्रोसोम सेपरेट एंड ईच न्यूक्लिएट्स अ रेडियल एरे ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल्स कॉल्ड एस्टार्स। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ क्या हो रहा है। जब सेंट्रोसोम्स डुप्लीकेट होता है ना, तो वो दोनों कॉपीज़ क्या होती है, सिंगल कॉम्प्लेक्स में ही प्रेजेंट होती है। ठीक है, जैसे मैं आपको फिगर के थ्रू बताती हूँ, ये देखो जैसे आपको यहाँ पे फिगर दिख रहा है। ठीक है, ये सेंट्रोसोम है G1 फेज़ में। ठीक है, ये इस तरीके से कुछ दिखता है, ये हमारा सेल है, ये हमारा न्यूक्लियस है। ठीक है, ब्राउन कलर का न्यूक्लियस दिख रहा है आपको, और ये हमारा जो है माइक्रोट्यूब्यूल्स है, जो ग्रीन कलर की लाइंस आ रही हैं ये हमारा माइक्रोट्यूब्यूल्स है, और ये हमारा सेंट्रोसोम है। इस पूरे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोसोम बोलते हैं। ठीक है, तो होता क्या है, G1 फेज़ में तो ये ठीक होता है, G1 टू S फेज़ जब ट्रांजिशन होता है तब इसका रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और ये रेप्लिकेट हो जाता है। देखो यहाँ पे आप लोगों को अगर दिख रहा होगा तो यहाँ पे ये क्या हो गया, रेप्लिकेट हो गया है कुछ इस तरीके से। जैसे माना पहले हमारे पास कितने थे, अंदर दो सेंट्रियोल्स प्रेजेंट थे। ठीक है, दो हमारे पास सेंट्रियोल्स प्रेजेंट थे। अब क्या हो गया, जैसे ही रेप्लिकेट हुआ, ठीक है, एस फेज़ आया, इसका रेप्लिकेशन स्टार्ट हो गया, तो अब ये कैसा दिखेगा आपको, 2 के बदले 4 दिखेगा। ठीक है, क्योंकि इसका क्या हो जाएगा, रेप्लिकेशन हो जाएगा। ठीक है, सो ये इस तरीके से रेप्लिकेशन हो गया। ठीक है, फिर क्या होगा, फिर उसके बाद जैसे ही एम फेज़ स्टार्ट होगा। ठीक है,
एम फेज़ में क्या होगा, हमारा जो सेंट्रियोल्स है, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन G2 फेज़ तक होता है, ठीक है। ये बात आपको मैंने शायद ऑलरेडी बता भी रखी है, ठीक है। सो हमारा एम फेज़ जैसे ही स्टार्ट होता है, यहाँ से हमारा कौन सा फेज़ स्टार्ट हो रहा है, एम फेज़ स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अब जो ये डुप्लीकेट तो पहले हो चुका है, हमारा सेंट्रियोल्स यहाँ पे डुप्लीकेट हो गया है, ठीक है। अब ये क्या होने लग जाएगा, एम फेज़ में के आने से डिवाइड होने लग जाएगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, दो अलग अलग उसमें बट रहे हैं ये, ठीक है। डिवाइड होना शुरू हो गए हैं, ये एक दूसरे से अलग होना शुरू हो गए हैं, ठीक है। पहले डुप्लीकेट करे और फिर देन डिवाइड करे, ठीक है। फिर क्या होगा हमारा, फिर हमारा जो है जो एस्टर, ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है वो चारों तरफ से फैलने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से फैल रहे हैं, यहाँ पे इस फिगर में देख रहे होंगे आप, इस तरीके से हमारा सेंट्रियोल्स अंदर प्रेजेंट है और इस तरीके से हमारे जो है माइक्रोट्यूब्यूल्स फैल रहे हैं, ठीक है। जो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स फैल रहे हैं इनको हम क्या बोलते हैं, एस्टर्स बोलते हैं, ठीक है। एस्टर का मतलब स्टार लाइक, ठीक है। स्टार की तरह हमें दिख रहे हैं ये, उसकी तरह ये फैलने लग जाते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है। फिर उसके बाद ये अपोजिट पोल की तरह मूव करने लग जाते हैं। देखो ये इस पोल की तरफ मूव कर रहा है, ये इस पोल की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। दोनों अपोजिट पोल की तरफ मूव करने लग गए। देन हमारा फिर उसके बाद हमारा एम फेज़ में आपको पता है कि क्रोमोसोम जो है कंडेंस फॉर्म में आ जाता है, कंडेंस फॉर्म में आ जाता है, तो कुछ इस तरीके से हमें दिखता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है। तो इस तरीके से दिखने के बाद जो है ये माइक्रोट्यूब्यूल्स फिर बाद में इन क्रोमोसोम्स को अलाइन कर देते हैं और इनको बीच में रख देते हैं, ठीक है, और इन पे बाइंड कर जाते हैं ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हमारे, ठीक है, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हमारे इस सेंट्रोसोम से निकले हुए हैं, ठीक है। इस फिगर में जैसे क्या लिखा है, द सेंट्रोसोम्स इन एन इंटरफेस सेल डुप्लीकेट टू फॉर्म द टू पोल्स ऑफ द माइटोटिक स्पिंडल, ठीक है। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, माइटोटिक स्पिंडल। माइटोटिक स्पिंडल हम इस पूरे स्ट्रक्चर को बोलेंगे माइटोटिक स्पिंडल, ठीक है। और अगर हम सिंगल को बोलेंगे तो ये क्या होंगे, माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स से हमारा माइटोटिक स्पिंडल्स बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, द टू एस्टर्स मूव्स इन द अपोजिट साइड ऑफ द न्यूक्लियस टू फॉर्म टू पोल्स ऑफ द माइटोटिक स्पिंडल, ठीक है। तो जैसे ये मूव करते हैं तो ये दो पोल्स, पोल 1 और पोल 2, ठीक है, दो पोल्स बना देते हैं माइटोटिक स्पिंडल के। द प्रोसेस ऑफ सेंट्रोसोम डुप्लीकेशन एंड सेपरेशन इज नोन एज सेंट्रोसोम साइकिल। तो सेंट्रोसोम साइकिल होती क्या है, प्रोसेस ऑफ सेंट्रोसोम का डुप्लीकेशन साथ ही साथ सेपरेशन, ठीक है। डुप्लीकेशन एंड सेपरेशन जब दोनों साथ में हो तो हम उसे क्या बोलते हैं, सेंट्रोसोम साइकिल, ठीक है। तो सेंट्रोसोम साइकिल अगर क्वेश्चन आ गया क्या होता है, तो सेंट्रोसोम का डुप्लीकेशन तो होगा ही, लेकिन साथ ही सेपरेशन भी तो होना चाहिए, तभी तो वो अपोजिट पोल में मूव करेंगे, और अपोजिट पोल में मूव करेंगे तभी तो जब सेल डिवाइड होगा हमारा, तब वो दोनों सेल्स में बराबर एक एक सेंट्रोसोम्स पहुंच पाएंगे, ठीक है। तो डुप्लीकेशन तो ज़रूरी है, साथ में साथ हमारा सेपरेशन भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, अब मैं आपको माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में थोड़ा बहुत बता देती हूँ, ठीक है। वैसे तो हम इस टॉपिक को साइटोस्केलेटन टॉपिक में पढ़ते हैं, ठीक है, बट क्योंकि आप लोगों को यहाँ पे थोड़ी सी क्लैरिटी अगर आप लोगों को आएगी तो आप लोगों को इमेजिनेशन करने में ज़्यादा इजी रहेगा, ठीक है। आप इजीली इमेजिन कर पाओगे कि आखिर हो क्या रहा है, ठीक है। सो माइक्रोट्यूब्यूल्स जैसे मैंने आपको अभी लास्ट में बताया कि ये हमारे क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल्स है। इस टाइप के जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं आपको इस फिगर में भी दिख रहे हैं, ये ग्रीन कलर के, तो इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स। अभी तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिख रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, एक्चुअल में माइक्रोट्यूब्यूल्स कुछ इस तरीके से दिखता है, जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है। लेकिन हम उसे छोटा दिखाने के लिए सिर्फ एक लाइन के थ्रू दिखाते हैं, ठीक है। सो माइक्रोट्यूब्यूल्स आर पॉलीमर्स ऑफ ट्यूबुलिन। किसके पॉलीमर होते हैं ये, ट्यूबुलिन के। ट्यूबुलिन का पॉलीमर होता है दैट फॉर्म द पार्ट ऑफ द साइटोस्केलेटन एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चर एंड शेप टू द यूकैरियोटिक सिस्टम, ठीक है। तो ये किसका पार्ट है, हमारे साइटोस्केलेटन का, जो मैं आप लोगों को लास्ट क्लास में भी बता चुकी हूँ साइटोस्केलेटन के बारे में। और ये क्या करता है, स्ट्रक्चर एंड शेप प्रोवाइड करता है यूकैरियोटिक सेल्स को। सेल्स को स्ट्रक्चर और शेप प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल्स कैन बी एज अ लॉन्ग एज 50 माइक्रोमीटर। ये 50 माइक्रोमीटर तक लंबे हो सकते हैं और 23 to 27 नैनोमीटर तक ये वाइड हो सकते हैं, ठीक है। इनकी
चौड़ाई जो है कम से कम 23 से 27 नैनोमीटर तक हो सकती है, और जबकि इनकी लंबाई क्या कितनी हो सकती है 50 माइक्रोमीटर तक। एंड हैव अ इनर डायमीटर ऑफ 11 to 15 नैनोमीटर। और अंदर का अगर हम डायमीटर बोलें तो ये कुछ इस तरीके से अरेंज होते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से अरेंज होते हैं। तो जो अंदर का डायमीटर होता है वो कितना होता है, अगर हम अंदर का डायमीटर देखें तो वो 11 to 15 नैनोमीटर होता है, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। होता क्या है, जैसे ये ट्यूबुलिन है, ट्यूबुलिन भी कैसा होता है, हेटेरोडाइमर होता है। एक अल्फा ट्यूबुलिन का स्ट्रक्चर होता है और एक बीटा ट्यूबुलिन का स्ट्रक्चर होता है। दोनों आपस में क्या करते हैं, पॉलीमराइजेशन करते हैं, ठीक है। पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या होता है कि एक ऐसे करके अटैच हो जाते हैं एक दूसरे पे, ठीक है। पॉलीमर टाइप का पूरा एक चेन बनाना शुरू कर देते हैं, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रोटोफिलामेंट। इस केस में हम क्या बोलते हैं उसे, प्रोटोफिलामेंट, ठीक है। ये इस टाइप से एक अल्फा ट्यूबुलिन देन बीटा ट्यूबुलिन देन अल्फा ट्यूबुलिन देन बीटा ट्यूबुलिन, इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। फिर जो हमारा प्रोटोफिलामेंट है वो क्या करता है, फिर वो कुछ इस रिंग लाइक स्ट्रक्चर में आ जाता है, ठीक है। जैसे मैं आपको ठीक से बताती हूँ कैसे रिंग लाइक स्ट्रक्चर में आता है। कुछ इस तरीके से जैसे यहाँ पे अगर आप लोगों को कुछ इस तरीके से ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर में आता है, इस टाइप से, ठीक है। तो अब इसको हम क्या बोलते हैं, 12 प्रोटोफिलामेंट जो है एक जो है माइक्रोट्यूबुल बनाता है। कितने प्रोटोफिलामेंट, 12। तो 12 जब ऐसे प्रोटोफिलामेंट कुछ इस तरीके के रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे 12, तब जाके हमारा 1 माइक्रोट्यूबुल बनेगा, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा प्लस माइनस एंड भी बता देती हूँ, और पॉलीमराइजेशन और कैसे मतलब क्या होता है सब बता देती हूँ, ठीक है। जैसे ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ऊपर वाला, ठीक है, ये अलग स्ट्रक्चर है थोड़ा, ठीक है। तो ये इमेज देखो, यहाँ पे लिखा है प्लस एंड, ठीक है। ये कौन सा एंड है हमारा, प्लस एंड, ठीक है, और ये है माइनस एंड, ठीक है। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स में कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, एक साइड होता है प्लस एंड और एक साइड होता है माइनस एंड, ठीक है। माइनस एंड में क्या होता है, डीपॉलीमराइजेशन होता है। क्या होता है, डीपॉलीमराइजेशन, ठीक है। सो माइनस एंड में हमारा क्या होता है, डीपॉलीमराइजेशन। डीपॉलीमराइजेशन का मतलब क्या हो गया, पॉलीमर के अपोजिट, पॉलीमराइजेशन के अपोजिट। पॉलीमराइजेशन में क्या हो रहे थे, रिंग्स अटैच हो रही थी, यानी अल्फा बीटा ट्यूबुलिन आपस में अटैच होकर पूरा स्ट्रक्चर बना रही थी, ठीक है। लेकिन डीपॉलीमराइजेशन में क्या होगा, उसका रिमूवल होगा, यानी इस एंड से ये रिमूव होता रहेगा, ठीक है। ये जो छोटे छोटे अल्फा बीटा ट्यूबुलिन है वो हटते रहेंगे, ठीक है। और प्लस एंड से क्या होता है, प्लस एंड से ये पॉलीमराइजेशन एंड होता है। प्लस एंड हमारा क्या होता है, पॉलीमराइजेशन एंड, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, पॉलीमराइजेशन होता है, यानी जो यूनिट्स होती है वो अटैच होती रहती हैं, ठीक है। तो प्लस एंड हमारा बढ़ता रहता है और माइनस एंड हमारा घटता रहता है, ठीक है। इस टाइप से आप समझ सकते हो, यानी ये यहाँ से इधर को रिड्यूस होता रहेगा और ये इधर को बढ़ता रहेगा, ठीक है। जैसे इस फिगर में भी आप लोग देख सकते हो, इस फिगर में यहाँ पे ये बीटा ट्यूबुलिन है, ये अल्फा ट्यूबुलिन है, ठीक है। और यहाँ पे ये इन पे जीटीपी बाउंड होता है, ठीक है। जहाँ से जीटीपी बाउंड होके फिर ये क्या आते हैं, ऐसी चेन्स बनाना शुरू करते हैं, ठीक है, जीटीपी बाउंड होके। और जैसी जीटीपी बाउंड होती है तो ये क्या होने लग जाते हैं, रिमूव होने लग जाते हैं, ठीक है। जैसे ये वाली इसका क्या है, माइनस एंड है। कौन सा एंड है, माइनस एंड है। तो माइनस एंड को बचाने के लिए एक कैपिंग प्रोटीन होती है इनमें, ठीक है, जो कि इसका माइनस एंड बचा के रखती है। वरना ये क्या होने लग जाएगा, डीपॉलीमराइजेशन होने लग जाएगा, तो फिर पीछे से क्या होने लग जाएगा, ख़त्म होने लग जाएगा, ठीक है। तो स्ट्रक्चर कुछ रहेगा ही नहीं, इधर से बन रहा है इधर से ख़त्म हो रहा है, हमारी लेंथ क्या रहेगी, सेम रहेगी। यहाँ पे एक कैपिंग प्रोटीन होती है जो कि इसको प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट होता है हमारा प्लस एंड। प्लस एंड में हमारे, जैसे मैंने आपको भी बताया कि यहाँ पे क्या होता है, अल्फा बीटा ट्यूबुलिन जो है वो पॉलीमराइज होते रहते हैं, बनते रहते हैं और अपना बड़ा स्ट्रक्चर फॉर्म करते रहते हैं, ठीक है। जैसे ये पूरा प्रोसेस दिखा रखा है इसमें, कैसे जैसे पॉलीमराइजेशन हो रहा है, ठीक है। जीटीपी बाउंड होती है इनमें, अल्फा बीटा ट्यूबुलिन पे क्या होती है, जीटीपी बाउंड होती है ट्यूबुलिन्स पे, तब जाके वो किस पे बाउंड करते हैं, ये इस टाइप का पॉलीमराइजेशन करवाते हैं, ठीक है। और डीपॉलीमराइजेशन भी दिखा रखा है, ठीक है। जब जीडीपी बाउंड होती है तब डीपॉलीमराइजेशन होता है, ठीक है। ये सब चीज़ें मैंने आपको इसीलिए बताई ताकि आपको जब मैं आगे पढ़ाऊँगी तो आप लोगों को समझ में आए, ठीक है। क्योंकि कई बार नेट में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा एंड जो है, प्लस एंड जो है
क्रोमोसोम पे अटैच होता है या सेंट्रोसोम में अटैच होता है या माइनस एंड होता है या कौन सा एंड होता है, तो आप लोगों को थोड़ा आइडिया रहे कि क्या प्लस एंड का मतलब हुआ, क्या माइनस एंड का मतलब हुआ। सिर्फ इन चीज़ों को समझाने के लिए मैंने आपको बताया है, ठीक है। बाकी ये डिटेल में और डिटेल में होता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स को और डिटेल में पढ़ते हैं हम। और भी साइटोस्केलेटन है जैसे एक्टिन, मायोसिन है, ठीक है, इनको भी हम डिटेल में पढ़ते हैं, लेकिन फिर वो अलग टॉपिक हो जाएगा और हम टॉपिक से भटक जाएंगे, ठीक है। सो सिर्फ अभी इतना अंडरस्टैंड करिए आप, ठीक है। और जितना कि हम सेल साइकिल और सेल डिवीज़न को कंप्लीट कराने में हमें हेल्प मिलेगी, ठीक है, ताकि आपके दिमाग में कोई भी छोटा मोटा भी डाउट ना रहे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा एट द स्टार्ट ऑफ द माइटोसिस द स्टेबिलिटी ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स डिक्रीजेस, ठीक है। सो जब जैसे ही हमारा माइटोसिस स्टार्ट होता है, एम फेज हमारा आता है, ठीक है, तो हमारा माइक्रोट्यूब्यूल्स की जो स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज़ होने लग जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो MCDK है हमारा, वो माइक्रोट्यूब्यूल्स के कुछ प्रोटीन्स को क्या कर देता है, फॉस्फोराइलेट कर देता है, ठीक है। जैसे ही हमारा MCDK एक्टिवेट होता है तभी तो हमारा G2 to M ट्रांजिशन होता है, राइट। फिर वो उस टाइम पे क्या करता है, कुछ एसोसिएटेड प्रोटीन को फॉस्फोराइलेट कर देता है, और जो कि इन्फ्लुएंस अफेक्ट करती है माइक्रोट्यूब्यूल्स की स्टेबिलिटी को, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में ये क्या होने लग जाती है, स्टेबिलिटी कम होने लग जाती है माइक्रोट्यूब्यूल्स की। एज अ रिजल्ट ड्यूरिंग प्रोफेज, ठीक है। प्रोफेज अभी मैं इसका नेक्स्ट वीडियो में आपको माइटोसिस के सारे फेजेस पढ़ाऊंगी पहले, ठीक है, ताकि आप लोगों को पता रहे कि प्रोफेज में क्या होता है, प्रो मेटाफेज में क्या होता है, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज में क्या होता है, ठीक है। आप लोगों को थोड़ा आइडिया रहे, इसलिए मैं पहले आप लोगों को ये फेजेस सारे पढ़ा दूंगी, ठीक है। देन मैं आपको फिर साइक्लिन CDK और जितना भी ट्रांजिशन वगैरह जो भी कुछ होता है M फेज में, वो सब फिर मैं देन आपको बताऊँगी। इससे क्या होगा, आप लोगों को समझने के लिए ईजी रहेगा, ठीक है। सो एज अ रिजल्ट ड्यूरिंग प्रोफेज, प्रोफेज क्या होती है, सबसे पहली फेज जो माइटोसिस की आती है उसे हम प्रोफेज बोलते हैं, ठीक है। अभी आप इतना समझ लो। रैपिडली ग्रोइंग एंड श्रिंकिंग माइक्रोट्यूब्यूल्स एक्सटेंड इन ऑल द डायरेक्शन फ्रॉम द सेंट्रोसोम एक्सप्लोरिंग द इंटीरियर ऑफ द सेल, ठीक है। सो होता क्या है, प्रोफेज के टाइम पे क्या होता है, जो रैपिडली ग्रोइंग और श्रिंकिंग माइक्रोट्यूब्यूल्स होती है वो सारी डायरेक्शन में एक्सटेंड होने लग जाती हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें स्टेबिलिटी नहीं होती है, ठीक है, और वो अंदर से क्या आने लग जाती है, बाहर को आने लग जाती है। जैसे ये सेंट्रोसोम है, हमारा सेंट्रोसोम है इस तरीके से, ठीक है, ये इस पोल में गया और ये इस पोल में गया, ठीक है। सो ये अब क्या चारों डायरेक्शन में क्या होने लग जाएगी, एक्सटेंड होने लग जाती है माइक्रोट्यूब्यूल्स हमारी, ठीक है। ये इस तरीके से कुछ एक्सटेंड होने लग जाती है, स्टेबिलिटी डिक्रीज होने की वजह से ये इस तरीके से एक्सटेंड होने लग जाती है। सम ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल्स फ्रॉम द ग्रोइंग ऑफ वन सेंट्रोसोम इंटरेक्ट विद द माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑफ द अदर सेंट्रोसोम, ठीक है। और फिर कुछ क्या करने लग जाती है, फिर एक दूसरे सेंट्रोसोम के साथ के माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है आपस में इंटरेक्ट करने लग जाती है, ठीक है। दिस इंट्रैक्शन स्टेबलाइज द माइक्रोट्यूब्यूल, ये इंट्रैक्शन फिर क्या करता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स को स्टेबलाइज करने में हेल्प करता है, ठीक है। सो पहले वो डीस्टेबलाइज हुई, ठीक है, स्टेबिलिटी डिक्रीज हुई उनकी, क्योंकि MCDK ने कुछ प्रोटीन्स को फॉस्फोराइलेट कर दिया था जो कि माइक्रोट्यूब्यूल से एसोसिएटेड थे, ठीक है। सो उनकी वजह से उसने क्या करा, माइक्रोट्यूब्यूल्स उसने चारों तरफ फैलाने शुरू कर दिए, ठीक है। स्टेबिलिटी कम होने की वजह से उसे पता नहीं किस डायरेक्शन में जाना है, ठीक है। लास्ट में जब वो क्या हुआ, एक पोल का दूसरे पोल से सेंट्रोसोम्स इंटरेक्ट हुए, देन उन्होंने क्या करा, उनकी स्टेबिलिटी फिर मेंटेन होने लग गई, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, इस माइक्रोट्यूब्यूल्स के इंटरेक्शन को स्टेबलाइज किया, प्रिवेंट किया फ्रॉम डीपॉलीमराइजेशन से प्रिवेंट किया, ठीक है। डीपॉलीमराइजेशन मैंने आपको भी बताया। It joins the two sets of the microtubule together to form a basic framework of the mitotic spindle, ठीक है। और इसने क्या किया, दो एंड जो है उसके जोड़े, ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स, दो सेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स के एंड को जोड़ा एंड बेसिक फ्रेमवर्क बनाया माइटोटिक स्पिंडल का। इनको हम क्या बोलते हैं, सबको माइटोटिक स्पिंडल, ठीक है। जितने भी ये चारों तरफ आ रहे हैं ना, ये सबको सब हम क्या बोलते हैं, माइटोटिक स्पिंडल, ठीक है। और इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसका बाइपोलर शेप, इस शेप को हम क्या बोलते हैं, बाइपोलर शेप। जैसे मैं फिगर के थ्रू भी आपको बताती हूँ, ये देखो, ये दिख रहा है आपको, ये लास्ट वाला फिगर, ये इंटरेक्ट कर रहे हैं आपस में और ये क्या बना रहा है, बाइपोलर, यानी दो पोल्स, बाइपोलर शेप का स्ट्रक्चर बना रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है द टू सेंट्रोसोम्स दैट गिव राइज टू द माइक्रोट्यूब्यूल्स आर नाउ कॉल्ड स्पिंडल पोल्स, ठीक है। अब हम इनको क्या बोलेंगे, इन सेंट्रोसोम्स को अब हम क्या बोलेंगे, स्पिंडल
पोल्स। अब इनका नया नाम आ गया, क्या आ गया? स्पिंडल पोल्स, क्योंकि अब ये डिवाइड हो, रेप्लिकेट हो गए, ठीक है, सेपरेट हो गए एक दूसरे से, और इन्होंने अपनी स्टेबिलिटी भी मेंटेन कर ली। अब इनको हम क्या बोलेंगे? स्पिंडल पोल्स, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। एंड इंटरेक्टिंग माइक्रोट्यूब्यूल्स आर कॉल्ड इंटरपोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है। सो जो इंटरेक्टिंग माइक्रोट्यूब्यूल्स है, जो ये दोनों आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, इनको हम क्या बोलेंगे? इंटरपोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स। इंटरपोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स जो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। सो जो इंटरेक्टिंग माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे, जो वन एंड के स्पिंडल पोल से अटैच होके यानी दूसरे एंड पे अटैच करेंगी, उनको हम क्या बोलेंगे? इंटरपोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है। The assembly of the spindle is driven in part by a motor protein associated with the interpolar microtubules that help to cross-link the two set of the microtubules, ठीक है। सो असेंबली जो होती है, ठीक है, स्पिंडल की, वो मोटर प्रोटीन से एसोसिएटेड होती है, हमें मालूम है, ठीक है, विद द इंटरपोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स दैट हेल्प द क्रॉस लिंक ऑफ द टू सेट ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है। सो मोटर प्रोटीन क्या करती है? वो हेल्प करती है ताकि वो इंटरेक्ट कर सके, क्रॉस लिंक कर सके टू सेट ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल्स को, ठीक है। जैसे हम फिगर के थ्रू देखते हैं, ये देख रहे हो यहाँ पे, ये है इंटरपोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स, जो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? इंटरेक्ट कर रहे हैं और स्टेबलाइज कर रहे हैं, ठीक है, स्पिंडल्स को, ठीक है। अब इनको हमने क्या नाम दे दिया? स्पिंडल पोल्स दे दिया, ठीक है। और ये एस्टर माइक्रोट्यूब्यूल्स है, जो इस तरीके से जो बाहर को निकल रही है, इन्हें हम क्या बोलते हैं? एस्टर्स माइक्रोट्यूब्यूल्स। यहाँ पे आप लोग आराम से डिफ्रेंशिएशन देख सकते हो, एस्टर माइक्रोट्यूब्यूल क्या है, इंटरपोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या हैं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है, फिगर के थ्रू ही समझ में आ रहा है। एस्टर कुछ इस तरीके से है, ये किसी पे अटैच नहीं होती है एस्टर माइक्रोट्यूब्यूल्स, जबकि इंटर माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होती हैं? आपस में अटैच करती हैं। जो आपस में अटैच करेंगी, एक पोल से दूसरे पोल में अटैच करेंगी, उन्हें हम इंटरपोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स बोलेंगे, ठीक है। A bipolar mitotic spindle formed by the selective stabilization of interacting microtubules, ठीक है। ये क्या बना है? एक बाइपोलर माइटोटिक स्पिंडल का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है, बाई सेलेक्टिव स्टेबलाइजिंग ऑफ इंटरेक्शन ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल्स। किसका? माइक्रोट्यूब्यूल्स को स्टेबलाइज करने के लिए, ठीक है। न्यू माइक्रोट्यूब्यूल्स ग्रो इन रैंडम डायरेक्शन दैट टू सेंट्रोजोम्स, ठीक है। पहले जब ग्रो हो रही थी तो ये रैंडम डायरेक्शन में, इनकी कोई डायरेक्शन दिख रही है आपको? कोई कहीं भी ग्रो हो रही थी, ठीक है, कोई डायरेक्शन नहीं थी, ठीक है। कोई अंदर को भी ग्रो हो रही थी, कोई इधर को, कोई इस डायरेक्शन को, कोई इस डायरेक्शन को, तो सब डिफरेंट डायरेक्शन में ग्रो हो रही थी स्टार्टिंग में, ठीक है, दोनों में। फिर क्या हुआ? द टू एंड्स ऑफ अ माइक्रोट्यूब्यूल्स बाई कन्वेंशन कॉल्ड प्लस एंड एंड माइनस एंड हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी। फिर जो दो एंड हुए माइक्रोट्यूब्यूल्स के, जिनको हम प्लस और माइनस एंड, जो मैंने आपको अभी बताया, ठीक है, हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी। एंड द माइनस एंड दैट इज एंकर्ड इन द सेंट्रोजोम। देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, आप लोग इसे ध्यान रखना कि माइनस एंड जो हमारा होता है वो क्या होता है? सेंट्रोजोम में अटैच होता है, ठीक है। सेंट्रोजोम में हमारा कौन सा एंड अटैच होता है? माइनस एंड, ठीक है। सेंट्रोजोम क्या है हमारा? ये बीच वाला स्ट्रक्चर जो हमारा है वो सेंट्रोजोम है। तो जब जो सेंट्रोजोम होगा, ठीक है, ये है सेंट्रियोल्स इसमें प्रेजेंट है, ठीक है, ये इस तरीके से माइक्रोट्यूब्यूल्स आ रही हैं, ठीक है। सो जो हमारा माइनस एंड होगा वो इस साइड को होगा, इस साइड को हमारा क्या होगा? माइनस एंड होगा, माइक्रोट्यूब्यूल्स का माइनस एंड, ठीक है। ये दूसरा सेंट्रोजोम हो गया हमारा, ठीक है, सेंट्रोजोम हो गया। ये कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बना रही है, ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया? माइनस एंड। इस साइड को जो माइक्रोट्यूब्यूल्स का एंड होगा वो माइनस एंड। माइनस एंड का मतलब मैंने बताया था आपको, जो डीपॉलीमराइजेशन एंड होता है, ठीक है, जहाँ से डीपॉलीमराइजेशन होता है, ठीक है। और प्लस एंड हमारा हमेशा क्या होगा? फ्रंट की तरफ को होगा, ये प्लस एंड होगा हमारा, ये ग्रो करता रहेगा क्योंकि ये ग्रोइंग एंड है, इसे ग्रो होना है, ठीक है। अभी इससे आगे आगे बढ़ना है, क्रोमोसोम पे बाइंड होना है, ठीक है, इंटरपोलर माइक्रोट्यूब्यूल स्पिंडल बनाना है, तो ये क्या हो जाएगा? ये प्लस एंड हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस एंड कहाँ की तरफ होगा? क्रोमोसोम की तरफ को होगा। और सेंट्रोजोम्स की तरफ क्या होगा हमारा? माइनस एंड होगा, ठीक है। और माइनस और प्लस एंड क्या होता है? प्लस एंड में हमारा पॉलीमराइजेशन होता है, यानी कि हमारा जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है वो आगे को ग्रो करता रहता है। और जो डीपॉलीमराइजेशन एंड होता है वो हमारा माइनस एंड होता है, वहाँ से हमारा माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो डीपॉलीमराइज होता रहता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है कैप प्रोटीन प्रेजेंट होगी जो कि इसको प्रोटेक्ट कर रही होगी माइनस एंड से, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट है द फ्री प्लस एंड इज
dynamically unstable switch to suddenly uniform growth outward pointing and rapid shrinkage inward pointing red arrows। ठीक है, यानी ये एरोज हमें क्या दिखा रहे हैं कि ये जब डिस्टेबलाइज होती है ना, जैसे ही हमारा एमसीडीके ने प्रोटीन को फॉस्फोराइलेट करा तो हमारे जो है सेंट्रोसोम्स में क्या हो गया, डिस्टेबिलिटी आ गई माइक्रोट्यूब्यूल्स में। तो वो क्या करते हैं, श्रिंक और बढ़ते रहते हैं। ठीक है, श्रिंकेज होते रहते हैं, रैपिड श्रिंकेज और रैपिड ग्रोथ। ठीक है, तो जो ये एरो दिखा रहे हैं, ये बाहर का जो एरो दिखा रहा है वो ग्रोथ का दिखा रहा है, और जो अंदर का एरो दिखा रहा है वो क्या दिखा रहा है, श्रिंकेज का। ठीक है, यानी ये कुछ इस तरीके से छोटा बड़ा होता रहता है। ठीक है, जिससे यहाँ पे कभी छोटा हो रहा है, देन कभी ये बड़ा हो जा रहा है, कभी छोटा हो रहा है, कभी बड़ा हो जा रहा है। ठीक है, तो इस टाइप की डिस्टेबिलिटी आती है। तो इस डिस्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए क्या होता है, फिर इंटरपोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, जो कि फिर इस डिस्टेबिलिटी को हमारा कम कर देता है। ठीक है, when two microtubules from opposite centroles interact overlap zone, the motor proteins and the other microtubules associated protein cross-link the microtubules together by the black dots से यहाँ पे दिखा रखा है black dot से। ठीक है, in way that stabilize the plus end by decreasing the probability of the depolymerization। ये क्या करते हैं, प्लस एंड को स्टेबलाइज करते हैं। ये हमारा कौन सा एंड हो गया, प्लस एंड हो गया। ठीक है, और इसको जो है स्टेबलाइज करते हैं ताकि इसमें कोई डीपॉलीमराइजेशन ना हो। ठीक है, श्रिंकेज ना आए कोई। तभी यहाँ से अगर ख़त्म होने लग जाए माइक्रोट्यूब्यूल्स तो फिर क्रोमोसोम्स में क्या अटैच होगा, कुछ भी नहीं होगा, और क्रोमोसोम को तो माइक्रोट्यूब्यूल्स ने ही खींचना है, तभी तो 2 सेल्स में बराबर हमारा क्रोमोसोम बटेगा। लेकिन अगर माइक्रोट्यूब्यूल्स ही प्रॉपर फंक्शन नहीं करेंगे तो फिर हमारा जो है क्रोमोसोम भी डिवाइड नहीं करेगा। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ये प्लस एंड हो गया और यहाँ से जो सेंट्रोमेयर की तरफ हो गया वो माइनस एंड हो गया। ठीक है, सो इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको माइटोसिस पढ़ाऊंगी डिटेल में, जिसमें मैं आपको सारे फेजेस पढ़ाऊंगी, प्रोफेज, प्रोमेटाफेज, टीलोफेज। ठीक है, जितना भी फेज आएंगे उसमें वो सब पहले पढ़ा दूंगी। देन मैं आपको बताऊंगी कि कैसे रेगुलेशन होता है एम फेज में। ठीक है, और कैसे क्या होता है, कैसे मेटाफेज टू एनाफेज ट्रांजिशन होता है, और जितनी भी डिटेल्स है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, सो वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब देवराड़ी पाठशाला। थैंक यू सो मच।